नमस्कार, मैं प्रीति आर्य आज आपके लिए फिर शिवानी जी की एक कहानी दंड सुनाने वाली हूँ। तो प्रस्तुत है शिवानी जी की कहानी दंड। सिंह नर्सिंग होम में बड़ा सा ताला लटक रहा था। लोकप्रिय डॉक्टर सिंह के अकस्मात इस तरह लोप हो जाने पर उनके कई मरीजों की अवस्था और बिगड़ गई थी। अब क्या होगा? अपने हाथों का चमत्कार दिखा उन्हें मृत्युंजयी औषधि पिलाने वाला मसीहा ऐसे अदृश्य क्यों हो गया? ये ठीक था कि कई दिन से डॉक्टर सिंह ने अपने क्लिनिक में किसी भी नए मरीज को नहीं लिया था। फिर भी निराश मरीजों के असहाय आदमियों की एक लंबी कतार उनके सेक्रेटरी के चरणों पर सिर रखकर गिड़गिड़ा रही थी। जैसे भी हो एक बार डॉक्टर सिंह उनके मरीज को देख भर ले। पर सेक्रेटरी बेचारा क्या करता? डॉक्टर साहब अपनी सजी कोठी के सबसे ऊपर के कमरे में स्कॉच लेकर बंद थे। किसकी मजाल थी कि वो द्वार खटखटाते। बीच बीच में उनका गूंगा नौकर बदलू काली तेज कॉफ़ी की ट्रे वहीं पहुंचाता रहता है। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? कैसा मूड है? लेटे हैं या बैठे हैं? किसी भी प्रश्न का उत्तर गूंगा नहीं दे पाता तो डॉक्टर सिंह का सेक्रेटरी सुशील राय झुंझला उठता। कैसी ही अटूट संपत्ति क्यों ना हो, ऐसे भला कितने दिनों तक काम चलेगा? बंधे मरीज क्या उनके लिए बैठे रहेंगे? यही सब कहना चाहता था उसका युवा सेक्रेटरी। डॉक्टर सुशील राय पर कठोर प्रभु का आदेश था कि सिवाय गूंगे बदलू के उनके कमरे में और कोई ना आने पाए। न जाने कितने इष्ट मित्र आकर लौट गए थे। जब रंगे बालों और लंबे नाखूनों वाली विधानसभा की सदस्य रानी शिव सुंदरी भी बड़ी देर तक व्यस्त द्वार भड़बड़ाकर भुनभुनाती लौट गईं और शांत स्वर में डॉक्टर सिंह को कहते हुए सुशील ने सुन लिया, शिवी मुझे कुछ दिन क्षमा कर दो, मैं शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ हूँ। तो वो समझ गया लौह द्वार अब किसी के लिए खुलने वाला नहीं। पर दूसरे ही दिन आधी रात में कुछ पलों तक द्वार खुला था। नर्सिंग होम के जिस वीआईपी मरीज को दूसरे दिन छुट्टी मिलने वाली थी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा। डरते डरते डॉक्टर रॉय ने द्वार खटखटाया। न खटखटाता और इसी बीच मरीज को कुछ हो जाता तो शायद नर्सिंग होम की नींव ही हिल जाती। मरीज किसी जनसंघी मंत्री का साला था, एकदम टाइम बम। कब घातक रूप से फट पड़े ठीक नहीं। देखभाल करने साथ निरंतर बनी रहती उसकी समाज सेविका साली, उसी ने डॉक्टर सुशील को एक प्रकार से कंधा पकड़कर सीढ़ियों पर ढकेल दिया था। जैसे भी हो डॉक्टर सिंह को नीचे खींच कर ले, और नहीं आए तो उनके हक में ठीक नहीं होगा। मरीज को जब लाए हैं तब उनके जीवन की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी। डॉक्टर सुशील ने शायद घबरा कर कुछ जोर से ही द्वार भड़बड़ा दिया था। सर, मंत्री जी के साले की हालत बहुत ख़राब है, एक बार चलकर देख लिया जाए। भाड़ में गया तुम्हारा मंत्री का साला, 100 दान और कंठ एक साथ गरज उठे थे। पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने स्वयं ही द्वार खोल दिया। प्रभु का स्याह चेहरा देखकर सुशील सहम गया था। लगता कई दिनों से स्वेच्छा से ही बंदी बने डॉक्टर सिंह ने शरीर पर मनमाना अत्याचार किया है। अव्यक्त व्यथा से चेहरा झुलस कर एकदम काला पड़ गया था, जिसे उसने 10 वर्ष के साहचर्य काल में भी एक दिन बिना दाढ़ी बनाए नहीं देखा था। जिसका तीखा सुडौल चुबुक भरे कपूर सदा नवजात शिशु के नरम गालों से दिखते, उन्हीं पर खुरदरी सफ़ेद झाड़ी सी दाढ़ी उगाई थी। जो व्यक्ति दिन में नित्य 2 बार भड़कीले सूट बदलकर ही मरीजों को नाड़ी पकड़ता था, जिसके रोबीली पकड़ में आते ही नाड़ी स्वयं आश्वस्त हो एक्यूज़र बनी, किसी अपराधी के पक्के रोगदस्यु को पकड़ा उसका पूरा इतिहास उगल देती थी, वही सुदर्शन व्यक्ति आज स्वयं कटघरे में खड़ा अभ्युक्त सा लग रहा था। केवल बनियान और पैजामा पहने ही वो मरीज देखने उतरने लगा तो सुशील के जी में आया टोक दे, सर ड्रेसिंग गाउन तो डाल दीजिए, वहाँ उनकी साली भी है। वो जानता था कि स्वाभाविक मानसिक अवस्था होने पर ऐसी बेढंगी पोशाक में डॉक्टर सिंह शायद घर के जमादारी के सम्मुख भी नहीं खड़े होते। मरीज की अवस्था सचमुच ही शोचनीय थी, पर डॉक्टर सिंह उसे देखते ही एक बार फिर पुराने डॉक्टर सिंह हो गए। मरीज की शोचनीय अवस्था ही उन्हें पुलकित कर उठती थी। शत्रु पक्ष के साथ ली गई टक्कर तभी आनंद दे सकती है जब दोनों ओर का पलड़ा समान हो। अपने कठिन शत्रु की दुर्बलता को उन्होंने इस बार भी पकड़ लिया। सिद्ध पहलवान की भांति आत्मविश्वास का गंडा बांधकर वो अखाड़े में कूदे और पल भर में शत्रु उनके चतुर दांव पेच से में ही उल्टा पड़ गया था। ऑक्सीजन प्लांट लाओ, फला इंजेक्शन, फला दवा, आप यहाँ क्या कर रही हैं, बाहर जाइए। उन्होंने हो हल्ला मचाती मरीज की तेजस्वी साली को ऐसे डपट दिया जैसे वो स्कूल की बच्ची हो। मरीज के कमरे में आत्मीय स्वजनों की भीड़ देखकर वो तुरंत मिजाज डॉक्टर ऐसे ही भड़क जाता था। रात भर मरीज की छाती पर अपने हाथों से ऐसे मालिश करता रहा जैसे कोई स्नेही घोसी अपनी भैंस को रगड़ रगड़ कर नहला रहा हो। पौ फटी तो मृत्यु द्वार से प्रत्यावर्ती रोगी चैन की नींद सो रहा था। समाज सेविका साली विधु जीजा के धड़क रहे हृदय पर हाथ धर एक बार फिर आश्वस्त हो गई थी। इस अद्भुत डॉक्टर की कृपा से काल कुठार इस बार उसके वैधव्य कल तरु के तने का स्पर्श भी नहीं कर पाया था। धन्यवाद देती इससे पहले ही रूखा डॉक्टर धड़धड़ाता अपने कमरे में चला गया था। उसने कुंडी चढ़ा ली थी।
विधि की भी कैसी विचित्र विडंबना थी। सहस्त्रों मुर्दों में ऐसी जान फूंक देने वाला यह अनोखा जादूगर 8 दिन पूर्व हाथ बांधे खड़ा रह गया था और उसकी बलवती मृत्यु अपनी शत सहस्त्र पराजयों का एक ही आघात में प्रतिशोध ले उसे अंगूठा दिखाकर चली गई थी। फ्रिज में धरे तरबूज के लुभावने रक्तिम अंतस्थल में छिपी घातक कुटिल मृत्यु मुस्कुरा रही थी। यह तब पिता पुत्र क्या जानते थे। तरबूज की एक फांक तो पिता ने भी खाई थी, फिर मृत्यु पुत्र को ही क्यों ले गई। पिता और पुत्र भी क्या ऐसे वैसे थे। दोनों साथ साथ जब खड़े होते लगता दो जुड़वा भाई हैं। डॉक्टर सिंह 50 से कुछ ऊपर ही थे, पर चाहने पर अब भी सेरा बांध सकते थे। ना एक बार सफ़ेद, ना एक झुर्री। दिल्ली के उच्चतर तबके के नारी समाज की प्रौढ़ सदस्य लुक छिपकर डॉक्टर सुशील से भेद लेने की चेष्टा करती। कौन सा हेयर डाई यूज़ करते हैं डॉक्टर सिंह। और जब हंसकर सुशील उनसे कहता है डॉक्टर के व्यक्तित्व में किसी हेयर टॉनिक के विज्ञापन से चमकते उनके सिर से लेकर स्त्रियों को भी लजाने वाले उनके गौर चरण युगल तक सब कुछ विधाता प्रदत्त हैं, तो वे उसे अविश्वास से घूरकर चली जाती। दोष उनका भी नहीं था। डॉक्टर सिंह की मोती सी दंत पंक्ति देखकर रही 3-4 वर्षों पूर्व स्वयं सुशील को ही धोखा हो गया था। यहाँ 32 वर्ष की आयु में ही सामने के 3 नकली दांत बनवाने में उसके 150 लग गए थे। उस पर भी दिल्ली के प्रसिद्ध डेंटिस्ट ने ऐसा ठगा कि जीभ का स्पर्श पाते ही तीनों दांत कागजी शटलकॉक से उछलने लगते। आप ही का सर डेंचर बनवाना चाहता था सर। डेंटिस्ट कौन है आपका। उसने लड़कियों की तरह लजाकर पूछा था। डेंचर। डॉक्टर सिंह ठठाकर हंस पड़े। किसने कहा मेरा डेंचर है। हिलाकर देखो। और वो जोर जोर से अपने दांत हिलाने लगे थे। किसी डेंटिस्ट के बाप की हथौड़ी भी इन्हें नहीं हिला सकती। जानते हो इस डेंचर का रहस्य। टेढ़े होंठों की हंसी हंसने पर वो कठोर व्यक्ति कितना मधुर लगने लगता है। चेहरे में अब भी न जाने कैसा नारी सुलभ आकर्षण था। मेरे जीवन के 50 वर्षों के आरंभ के 20 वर्ष छोड़ शेष 30 वर्षों में चीनी के एक कण ने भी दांतों का स्पर्श नहीं किया है। ठीक ही तो कह रहे थे वो। कत्तक के मरीजों के घर से आए न जाने कितने मिष्ठान भरे टोकरे इधर उधर पड़े रहते। कभी रानी शिव सुंदरी अपनी कार में भरकर ले जाती, कभी नौकर चाकर नाक मुँह में ठूसते। अरे बेटा, अंधाधुंध के राज में गधा पंजीरी खाए, सुशील की माँ कहती। पत्नी होती तो ऐसा होता। मृत पत्नी का बड़ा सा तैलचित्र उनके विजिटिंग रूम में टंगा था। कुछ दिन पूर्व उनका एक प्रतिभाशाली मरीज उनकी अपनी समझ से कृतज्ञता डॉक्टर पत्नी की विराट ताम्र मोती में ढालकर उन्हें उपहार में दे गया था। कैसी तेजस्वी महिला रही होंगी वो। ताम तेज से घुल मिल गया। अद्वितीय गढ़न के चेहरे का गांभीर्य तेज आंखों को बरबस बांध लेता था। बालों की एक घनी लट को चतुर मूर्तिकार ने सुडौल वक्ष स्थल पर जानबूझकर ही उतार दिया था। उस मूर्ति का वही अंग उसके लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया था। 25 वर्ष की अल्पावस्था में ही डॉक्टर पत्नी की अकाल मृत्यु का कारण बना था असाध्य ब्रेस्ट कैंसर। फिर उन्होंने पिता के लाख कहने पर भी विवाह नहीं किया। अपनी अधूरी डॉक्टरी पूरी कर वो कुछ दिनों विदेश में ही बसे रहे, फिर स्वदेश लौट आए। ताल्लुकेदारी बेचकर दिल्ली में ही उन्होंने अपना क्लिनिक खोल लिया था। पुत्र विदेश में ही पिता के पेशे की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। पिछले ही वर्ष वो आश्चर्यजनक रूप से छोटी अवस्था में एफआरसीएस कर लौटा और अनायास ही पिता के दक्षिण भुजा बन गया। पुत्र प्रेम के लिए जिस अर्धांगिनी के विरह की कफनी उन्होंने स्वेच्छा से ही ओढ़ ली थी, उस त्याग का पुरस्कार दे दिया स्वयं पुत्र ने। पिता लाखों में एक सर्जन था तो पुत्र लाखों में एक चिकित्सक। पिता वाम हस्त्र से भी कठिन ट्यूमर चीर कर ऐसे रख देता जैसे सुगृहिणी सदे हाथों से अचार का नींबू चीरती है, और पुत्र उसी अनुभव के अंदाज से औषधि के मसाले भर देता। फिर वर्षों तक शरीर का पारदर्शी कांच के व्यायाम में भरे उस स्वचित प्रेजर्व को पिता पुत्र बड़े गर्व से देखते। अब वर्षों तक उनके सड़ने का गलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। पर कभी कभी नाम की भी कैसी व्यर्थ मरीचिका बनकर रह जाती है। डॉक्टर सिंह के ससुर थे रसिक कवि, अवध के प्रसिद्ध ताल्लुकेदार। उन्होंने नाती का नाम धरा था मृत्युंजय, पर मृत्यु को नहीं जीत सका था बेचारा। मृत्यु ने ही उसे जीत लिया। उनके क्लिनिक में बैठते ही मरीजों की संख्या में समृद्ध ग्रहों की सुंदरी किशोरियों की स्वेच्छा से ही नकली रोगों का वर्ण कर डॉक्टर सिंह की पैनी छुरी पर गिरने बहुत बड़ी संख्या में आने लगी। तो डॉक्टर सिंह मुस्काए थे। चंचल पतंगे सुदर्शन पुत्र के पौरुष द्वीप पर ही जलकर झुलसने जुट रहे वो समझ गए। कुछ बीमारी नहीं जुटती तो अपने टॉन्सिलें सुझा लेती। पुत्र के आते ही किशोरी रोगिणियों की संख्या ऐसी बढ़ी कि उन्हें अपने क्लिनिक में एक नया विंग बढ़ाना पड़ा। रिश्तों का तो पूछना ही क्या था, पर पुत्र पिता से अधिक चतुर था। विदेश की सुरा सुंदरियों ने क्या कभी उनके कार्तिकेय से पुत्र को निरामिष भोजी रहने दिया होगा। अपने अनुभव की डायरी खोल वो अपने विदेश प्रवास के रंगीन पृष्ठों की स्मृति में घंटों तक डूब जाते। भारत के सुस्वादु छाया ग्रास को विदेशी सिंहिकाएँ किस स्वाभाविकता से ग्रस लेती हैं वे खूब जानते थे।
इंडियन करी की भांति ही इंडियन पुरुष को देखकर भी उनकी लार अनायासी बड़े गंवारू ढंग से टपकने लगती है। इसका उन्हें स्वयं अनुभव था। पुत्र के चेहरे को देखकर वे संतुष्ट हो गए थे। वो चेहरा अनुभवहीन युवक का नहीं था। ऐसा न होता तो वो अब तक न जान खाए पिए भिक्षुक की भांति उनके क्लिनिक की विमान परिचारिकाओं सी सुंदरी नर्सों के इंगित मात्र से पसे जाने को तत्पर थालों पर कब का टूट पड़ा होता। स्वयं विधुर पिता से मिलने वालों में आकर्षक मिलने वालियां ही अधिक संख्या में रहती, ये संसारी पुत्र भी समझता था। माँ की आदमकद ताम्रमूर्ति की ओर कभी डॉक्टर सिंह उठाकर भी नहीं देखते। यह शायद देख नहीं सकते, वो ये खूब समझता था। फिर भी इस नर्सिंग होम का नाम रखा था सुधा नर्सिंग होम। कभी कभी दिवंगता माँ के चित्र को एकांत में देखता तो युवा मृत्युंजय के होंठ व्यंग से टेढ़े हो जाते। पिता का ये कैसा खोखला प्रदर्शन था। उसी मूर्ति के पास ब्रिज टेबल पर क्या वो उस विधानसभा के धूत सदस्य के साथ पिता की ही ठीठी नहीं सुन चुका था। जिस पति को अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम होगा वो कम से कम अपनी कोठी किसी कॉलेज या उद्यान पार्क का नाम अपनी पत्नी के नाम पर कभी नहीं रखेगा। सुशील, उसने एक दिन अपने मित्र डॉक्टर सुशील से हंसकर कहा था, सच पूछो तो मुझे ताजमहल देखने की कभी इच्छा ही नहीं हुई। ये सब दिखावा भला क्यों? अरे अपनी बीवी को चाहते हो तो सारी दुनिया में अपनी मोहब्बत का ढोल क्यों पीटते हो जी? और सचमुच ही उसने जिद कर क्लिनिक से अपनी दिवंगता माँ का नाम हटा दिया था। पर पिता की समस्त दुर्बलताओं को जानते हुए भी वो स्नेही पुत्र पिता से एक क्षण को भी विलग नहीं हो पाता था। शायलॉक सा क्रूर पिता मरीज के प्राण जाने से पूर्व भी अपनी ऊंची फीस का जानकर बीमा करवा लेता है। ये मृत्युंजय से छिपा न था। पिता की आशा से आसक्ति, नारी लोलुप चटोरी जिहा कुछ भी उससे लुका छिपी नहीं था। फिर भी स्वेच्छा से अनजान बना वो डॉक्टर सिंह के समस्त दुर्गुणों को काला पर्दा डालकर ढांप देता। पुत्र के ऐसी क्षमाशील व्यक्तित्व को देखकर पिता ने संतोष की सांस ली थी। ठीक तीसरे ही वर्षों से मित्र बना पुत्र अचानक शत्रु बनकर कलेजे में खंजर भोंक देगा, वो क्या जानते थे? पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। 2 उल्टियाँ, 2-3 दस्त और नैन पुतलियाँ उलट गई थीं। केवल एक बार अर्थी पर अबुद्ध शिशु की भांति पछाड़ खाकर डॉक्टर सिंह ने पूछा था, यह मुझे कैसा दंड दे दिया प्रभु? कुछ ही क्षणों को वो लौह पुरुष टूट गया था। फिर भागकर उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। अर्थी कौन ले गया, किसने कंधा दिया, किसने मुखाग्नि दी, उन्हें कुछ नहीं पता। कभी कभी सुशील के जी में आता उन्हें बाहों में बांध कर कहे, सर क्यों जी छोटा करते हैं, मैं अब आपका बेटा हूँ, वचन देता हूँ सर, जीवन भर कुंवारा रहकर आपके पास बना रहूँगा। आपका पुत्र नहीं रहा तो दूसरों के पुत्र तो हैं, उन्हें असाध्य रोगों से मुक्त कर अपने पुत्र का अमर स्मारक बनाइए। पर वो मन ही मन सब समझता था। सगे पुत्र का धुंधला टिमटिमाता तारा जब टूट कर गिरता है तब फिर नक्षत्र खचित व्योम भी उस क्षतिग्रस्त शून्य की पूर्ति नहीं कर सकता। फिर भी रात भर जागकर उसने कई बार रटकर वे वाक्य कंठ में साधे थे, जो डॉक्टर सिंह से कहेगा, जैसे भी होगा वो उन्हें आज क्लिनिक में खींच ही लाएगा। वो जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि गूंगा बदलू डॉक्टर सिंह का पत्र थमा गया। सुशील, लंबी छुट्टी पर जा रहा हूँ, शायद लौटूँ और शायद नहीं। सारा अकाउंट और क्लिनिक तुम्हें सौंप गया हूँ। जी में आए तो चलाना, जी में आए तो ताला डाल देना। तुम्हारा डॉक्टर सिंह। बदलू की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। कहाँ गए, कब गए? एक प्रकार से उसे हिला डुलाकर सुशील ने झिंझोड़ कर रख दिया। पर फलहीन ठूठ वृक्ष सा बदलू हिला जाने पर फल कैसे गिरा सकता था? गूंगी जिहा को बड़ी चेष्टा से हिला हिलाकर पफ पफ फिर बेवशता से शून्य में फैले दोनों हाथों के धोत्तड़ माथे पर मार दिए। डॉक्टर सिंह लूप लाइन की उसी गाड़ी में जाकर बैठ गए जिसमें 28 वर्ष पूर्व बैठे थे। ये कौन जान सकता था, वीर भूमि का युग पुरुष करवट बदलकर शायद बेसुध पड़ा होगा। जहाँ से एक बार सांस रोककर भाग आए थे वहीं अब फिर सांस रोककर भागे जा रहे थे। क्या खींच रहा था उन्हें? रांगा माटी के बीच सरपणी सी बल खाती कोपाय नदी या वर्षा से भीगी संथाल झोपड़ियों की खस के भीगे पंखे सी सुगंध या कच्ची संथाल ताड़ी की मादक स्मृति? जीवन के रस से छलकती गागर जब रीति होकर ढुलक गई तब इस ग्राम की स्मृति ने उन्हें क्यों पुकारा? पिता के अंतरंग मित्र थे वीरभूमि के जमादार सुधीर रंजन राय चौधरी। पूजा की छुट्टियों में उन्हीं संतानहीन जमींदार स्नेही दंपत्ति द्वय का अतिथि बनकर वो ग्वालपाड़ा गया था। अपने विदेशी मित्रों के लिए बनाए गए अतिथि गृह को स्नेही जमींदार साहब ने ही उसके लिए खोल दिया था। एकांत में तुम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, यहाँ कोई व्याघात नहीं डालने आएगा, उन्होंने कहा था। वो स्वयं ही नित्य की ही व्याघात डालने पहुंच जाए तो भला कोई क्या कर सकता था? मोटी मोटी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों में डूबा तरुण डॉक्टर जैसे ही खिड़की खोलकर बैठता, वैसे ही पास के जमींदार साहब की पुत्री की स्मृति में बन रहे कन्या पाठशाला भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता। छत पीटती संथाल युवतियों को
आकर्षक पदचाप का अमृत संगीत उसके अध्ययनशील चित्त को नीरस जीव विज्ञान की पुस्तकों से उत्कोच देकर फुसला रहे किसी लंपट व्यसनी मित्र की भांति खींच ले जाता। राजा गेलो सरके सरके, रानी गेलो कांची सरके, और राजा छाता पड़े गेलो जले, रानी हंस लो मने मने। राजा पक्की सड़क पर चल रहा था, रानी कच्ची सड़क पर। राजा का छाता पानी में गिर पड़ा और रानी मन ही मन हंसने लगी। कभी कभी सरल संथाल भाव व्यंजना सुनकर युवा डॉक्टर मन ही मन हंसने लगता। फिर देखता पतली रज्जु सोपान के टैपेस पर किसी सर्कस सुंदरी सी रजत सी सहज भंगिमा में चल रही कतारबद्ध संथाल किशोरियां खिलखिलाती गारा सीमेंट ढो रही हैं। सांचे में ढले अंग, चिकना मोहक मरोड़ में बंधा पंखे के आकार का संथाली जूड़ा, काले कोबरे से चिकनी काली खमकती नंगी पीठ, घुटनों तक बंधी धोती और चेहरे के काले रंग का विरोधाभास प्रस्तुत करता लाल जवा का फूल। कभी किसी सुडौल वक्षस्थल से अचानक ही उस युवा डॉक्टर की निर्दोष आंखें टकरा जाती और वो सहम कर आंखें फेर लेता। पर जिन्हें देखकर वो लजाकर आंखें फेरता, उन्हें लजाने का अवकाश ही कब था। ना अवकाश था ना चिंता। शायद उसका चित्त पढ़ लिख कर सयाना हो गया था और अनपढ़ प्रकृति की निर्जल वनस्थिति की में जन्मी पली वन कन्याओं का चित्त था शिशु सा, निष्कपट निर्दोष। अबोध शिशु को क्या कभी अपने नग्न अंगों की लज्जा इस डस सकती है। कभी कभी ठेकेदार के कर्कश स्वर में एक ही नाम की बार बार आवृत्ति होती, अरे चांदमनी तू छोकरी अपने को समझती क्या है री, अपने इस रूप का इतना घमंड क्यों है री तुझे। अति रूप से ही जनक सुधा हरी गई थी। इतना याद रख छोकरी, तब से बस एक ही तसला लाई है छोरी। अति रूप से हरे जाने का भय दिखाकर डराई गई उस सुंदरी जनक सुता को देखने का लोभ एक दिन भी सिंह संवरण नहीं कर सका। तसला सिर पर धरे ढीठ चांदमनी जानबूझकर ही अलस मंथर गति से चली जा रही थी कि बूढ़ा ठेकेदार कर्कश स्वर में चीखा, तुमसे अब काम नहीं होने का। घाघू से आज ही कहना होगा कि तुझे अब बीरू को सौंप दे। एक लाठी ये धरेगा बीरू और ये कमर की लचक पचक सब भूल कर रह जाएगी। खिलखिलाकर चांदमनी हंसी और चौंककर डॉक्टर की आंखें स्वयं उठ गई। बांस वनों के गुझरमुट से घिरे उस जंगल में संध्या नित्य कुछ समय से पूर्व ही उतर आती थी। चुटपुटे अंधकार के म्लान कैनवस पर तसला धारणी मुग्धा सी वो सांवली सलोनी छवि सिंह को किसी कलाकार के बनाए काले लेनोकट सी ही आकर्षक लगी। चटपट उसने खिड़की बंद कर दी। अच्छा तो वही थी घाघू की बेटी। एक दिन वो कुछ कह तो रहा था कि उसकी एक ही बेटी है, उसने सगाई कर दी है, पर ठेकेदार के यहाँ काम कर रही है, कुछ पैसे कमा लेगी तो वो ब्याह कर देगा। घाघू माझी जमींदार साहब का संथाल भ्रात था और उन्होंने उसे मित्र पुत्र की सेवा के लिए वहीं भेज दिया था। काले हबशी साहब वो चुपचाप रहने वाला भ्रत परदेशी नवीन स्वामी की भाषा न समझने पर भी उसके एक एक आदेश को ऐसे पूरा कर देता कि सिंह दंग रह जाता। ऐसे कर दे कुत्सित पिता की पुत्री ऐसी सुंदर कैसी हो गई होगी। बड़ी देर तक पुस्तकें पढ़ता रहता सिंह, दूसरे देर तक सोता रहा। अचानक तीखे अपरिचित नारी कंठ को सुन वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा उसकी खिड़की पर खड़ी सुंदरी चांदमनी ठेकेदार को अंगूठा दिखा रही है। वो जिस भाषा में हंस हंस कर अपनी सखियों से कुछ कह रही थी, उसका एक शब्द भी सिंह के पल्ले नहीं पड़ा, पर अंगूठा प्रदर्शन की वो विजयी मुद्रा से ही जान गया कि वो अब ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करेगी। अचानक उसने खिड़की बंद कर दी और उसकी ओर मुड़कर हंसने लगी। दूर से आकर्षक दिखने वाली श्यामांगी निकट से देखने पर निश्चय रूप से सुंदरी थी। मोती जैसे उजले दांतों की मनोहारी पंक्ति को पहले सिंह देखता रहा। फिर अचानक उसे स्मरण हुआ कि वो केवल नाइट सूट और पैजामा ही पहनकर सो रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। कैसी बेहया लड़की थी वो, उसके नग्न शरीर को कैसी मुग्ध दृष्टि से देख रही थी। प्रकृति भी कैसी उल्टी गंगा बहा रही थी। कौन हो तुम, यहाँ कैसे चली आई? घाघू घाघू, सिंह ने विवश होकर हाँक लगाई। तभी उस वन कन्या ने मराल गरीबा को झटके से पीछे कर अपनी पहाड़ी झरने की सी मीठी हंसी में कमरा गुजार दिया। चौदिश कैनो रे बाबू, चिल्ला क्यों रहा रे बाबू? फिर अपने गूंगे पेंटोमाइन से उसने माथे पर हाथ धर नकली खांसी खास अपनी कलाई पकड़ उसे समझा दिया कि घाघू बीमार है और अब वही काम करेगी। अजीब मूर्ख है जंगली घाघू। अपनी सुंदरी चंचल पुत्री को उसने परदेशी युवक के कमरे में भेज कैसे दिया? फिर तो कुछ ही घंटे में चांदमनी ने उसके कमरे की छत ही किसी प्रचंड गति के साइक्लोन की भांति उड़ाकर धर दी थी। पहले महा उत्साह से उसके लाल जूते पर काला पॉलिश पोताई। जब तक वह जूते की दुर्गति देख छीनने लपका तो नए लाल जूतों का अधांग काला बन चुका था। फिर उसने स्टोव में न जाने कितने अनाड़ी पंप भर डाले कि मिट्टी के तेल की फुहारें छोड़ता स्टोव क्रुद्ध सर्फ फुफकारने लगा। भागकर झुंझलाए सिंह ने स्टोव बुझाया और हाथ हिलाकर उसे दूध का कटोरा डबल रोटी दिखाकर समझाया वो चली जाए।
खाने को सब है, वो खा लेगा। मुस्कुराकर वो ऐसे बैठ गई जैसे सब समझ गई हो। तब बैठ क्यों गई? हार कर वो अपने पलंग पर बैठ गया। बड़ी देर तक जब उसके जाने की आहट नहीं मिली तो उसने सहन कर चौके में झाँका। देखा तो सुंदरी चांदमणि दूध के कटोरे में समूची डबल रोटी डुबा डुबा के खा रही थी। नवीन स्वामी को देखते ही निर्दोष हंसी से सांवला चेहरा उज्जवल हो उठा। तू ही बोलिश, खा, तूने कहा था खा, उसने कहा। हाय रे दुर्भाग्य, पता नहीं ये कुछ न कुछ समझने वाली पगली कभी कुछ अनर्थ न कर बैठे। खा पी कर चांदमणि उसकी भोजन व्यवस्था में जुट गई। न जाने कहाँ से वो आंचल में ढेर सारी शुक्टी, सुखाई गई छोटी मछलियाँ ले आई थी। उन्हीं को तेल में झटपट भूंज भांज वो पल भर में ही चावल रान लाई और मेज़ पर चावल को की प्लेट लगा। उसने गलाया गर्म गाय का घी महा और अदालत से स्तूपाकार चावल पर बिखेर दिया। जितनी देर वो खाता रहा वो स्वयं चौके के अंतराल में छिप गई। शायद वो जान गई थी कि उसकी उपस्थिति संकोचशील अतिथि को पेट भर खाने नहीं देगी। वो हाथ धोने उठा तो अपने पिता की भांति ही चिलमनी उठा, जग तौलिया लेकर उपस्थित हो गई। तसले में सीमेंट गारा ढोने वाली मजदूरनी कैसी ये सब सीख गई थी? 3 ही दिन में उस कर्तव्यपरायण सुंदरी सेविका ने अपना निस्वार्थ सेवा से सिंह को ऐसे जीत लिया कि 3 दिन पूर्व जिसकी वन्य उपस्थिति युवा डॉक्टर को झुंझलाहट से बौखला देती थी, अब उसी के आने का समय होता तो वो उसकी आंखें स्वयं ही दर्पण की ओर उठ जाती। पहले दिन अपनी छाती और पीठ की नग्नता का स्मरण कर वो लज्जा से लाल पड़ गया था और नाइट कोट ढूंढने को छटपटा उठा था। अब वो स्वयं ही अपने पौरुष का दर्पण उस किशोरी की आंखों पर डाल उसे चौंधिया देता और वो मुग्धा एकटक उसके नंगी छाती को देखती रहती। अधूरा डॉक्टर शायद नवीन प्रेमिका को प्रभावित करने के लिए ही उसके पिता की पसलियाँ ठोक पीट एक छोटा मोटा नुस्खा भी लिखाया था। चांदमणि की बड़ी आंखें प्रशंसा में विस्फारित होकर और भी बड़ी हो गई थी। कभी कभी प्रणय केल में डूबी याचिका को चूल्हे पर जलती मछली का भी ध्यान नहीं रहता। जलान पाकर मछली उतारने भागती तो प्रेमी उसे फिर बाहों में बांध लेकर खींच लेता। कैसी अद्भुत देह गंध थी इस वनकन्या की। नई बन रही इमारत की सौंधी गंधी उसके शरीर में रिस गई थी। यह कच्ची ताड़ी के रस की मादक सुगंध थी। उस मधुर श्वास प्रश्वास में कैसा सरल आत्मसमर्पण था उसका। एक बार तरुण डॉक्टर के संस्कारी चित्त के मरे विवेक ने विरोध में गर्दन उठाकर घोर आपत्ति भी की थी। ये तुम्हारा सरासर अन्याय है। क्या परिणाम से आंखें मूंद रहे हो? इस निर्दोष अनुभवहीन किशोरी के साथ की गई छलना क्या तुम्हें जीवन भर नहीं डसेगी? पर उद्दाम मुंहफट 24 वर्ष का यौवन, 16 वर्ष का कैशोर, तालम ताल आरण्य में घिरा अतिथि गृह और डूबती संध्या, सब मिलजुल कर विवेक को मुंह हाथ पैर बांध दूर पटक देते। क्रूर नियति दोनों को शतमुखी विनिपात की खाई में खींच ले गई थी। चांदमणि सचमुच ही चंद्रपात की सी तेजस्वी बनती जा रही थी। 7वें दिन घाघू स्वस्थ होकर लौट आया। चांदमणि को कभी कभी वो उसके पिता के सम्मुख ही हंसी हंसी में छेड़ देता। क्यों घाघू, कब कर रहे हो इसका ब्याह? पीरू तो कह रहा था इसी बैसाख में वो इसे ब्याह ले जाएगा। बीरू माजी का नाम सुनते ही वो भड़क उठती। घाघू माजी कुछ कहता, इससे पहले कहते बीरू मुखे आगुन। बीरू के मुंह में आग। 7 दिन के लिए आए पहुने को 20 दिन हो गए थे। चांदमणि नित्य आधी रात को निर्भीक अभिसारिका बनी उसकी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती। 2 लंबे लंबे हाथों की रस्सी उसे ऐसे ऊपर खींच लेती जैसे वो कागज़ का फूल हो। एक दिन दोनों हाथ उसे उठाने झुके तो नित्य की भांति खड़ी नहीं थी। महुआ वृक्ष के नीचे बैठी उल्टी कर रही चांदमणि थोड़ी देर में फिर हंसती खिड़की के नीचे खड़ी हो गई थी। आज मौसी ने ढेर सा रस पिला दिया, इसी से चकरा गया। उसने हंसी के फूल बिखेर दिए। सिंह रात भर सो नहीं पाया। क्या मौसी के पिलाए ताड़ी के रस से ही उसका माथा चकरा रहा था? ईश्वर करे ऐसा ही हो। सारी रात वो यही मनाता रहा। दूसरे दिन उठते ही उसने अपना सामान बांध लिया। चांदमणि उस दिन अपनी मौसी के साथ शिवड़ी के मेले में रस बेचने जा रही थी। चांदमणि से उसने उसके जाने की बात नहीं की और चुपचाप खिसक गया। चलने लगा तो उसने घाघू के हाथ में 100 के 2 नोट धर दिए। कॉलेज की फीस के लिए धरे 200 घाघू के हाथ में धर उस मूर्ख स्वार्थी युवक को लगा था संसार का सबसे उदार व्यक्ति है। इतने रुपए? सरल घाघू की आंखें फट गई थी। ऐसी टिप तो उसे जमींदार के अतिथियों ने कभी नहीं दी थी। चांदमणि के ब्याह में लगा देना, उसने फिर बुजुर्गाना अंदाज में कहा था। अब विवाह में देरी मत करना घाघू। 3रे महीने ही डॉक्टर सिंह ने पिता को अपने विवाह की स्वीकृति दे दी थी। इतने वर्षों तक अपने वैभव और प्रभुता के मत से अंधा बन वो जानबूझ के अतीत की सशक्त भुजाओं से पीछे ढकेलता रहा था। पर आज उन सशक्त भुजाओं की शक्ति चुपकर रह गई थी। जिस सरला किशोरी को वो असहाय अवस्था में छोड़ आया था, जिसके निस्वार्थ आत्मसमर्पण की सुध शायद ही कभी सुख की क्षणों में आई थी, उसी सांवले चेहरे पर जड़ी 2 करुण आंखों का मुख उपालंब आज उसे अपने जीवन के चरम दुख के क्षणों में पागल बना उठा।
अपनी निरुपायता आवारापन उसे धिक्कारने लगा और वो फिर उसी विस्मत गांव की ओर भागने लगा। पहुंचा तो दिन डूब चुका था। पंसारी की छोटी सी दुकान कालचक्र में विलुप्त होकर वहां एक जगमगाता डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा था। जमींदारी साहब का पता पूछना व्यर्थ था। वो संथाल ग्राम की ओर बढ़ गया। वहीं वेणुवन और एक कद की परेड सी करती झोपड़ियाँ अंधेरे में बढ़कर परिचित हाथ कंधे पर धर दिया। अचानक विलाप का स्वर सुनकर वो ठिठक गया। आ बालाई चांद रे सोना, उसका सर्वांग सिहर उठा। धीरे धीरे उसने चोर की भांति बढ़कर खिड़की में झाँका। पहले उसके जी में आया, वो जोर से चीख पड़े। छोटे से कमरे का संकुचित क्षेत्रफल घेरे जो लंबी लाश पड़ी थी, वो तो स्वयं ही मृत्युंजय का जीवित संस्करण था। क्या वही पिता को चमत्कृत करने एक बार फिर से अर्थी में बनने लौट आया था? वही चेहरा, देह की वही सुगठित ललाम श्यामल कांति, उसके चारों ओर घेरा बनाए संथाल स्त्रियां घुटने में सिर डाले करुण सिसकियों का वैसा ही छंदबद्ध संगीत प्रस्तुत कर रही थी जैसा छत पीटने में किया करती थी। मृतक के सामने पछाड़ खाती माँ को पास में बैठे व्यक्ति ने बड़े यत्न से उठाया और डॉक्टर सिंह ने कच्ची मिट्टी की दीवार थाम ली। बूढ़े वीरू माझी की सफ़ेद मूछों के बीच भी उन्होंने उसे पहचान लिया था। मत रो चांद, अभी क्या तेरे रोने से उठेगा? क्या लौटेगा? उन्मादिनी चांदनी एक बार फिर पछाड़ खा कर गिर पड़ी। डॉक्टर सिंह मुड़े और तेजी से भागने लगे। कुछ पलों के लिए शायद सचमुच ही मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्हें लग रहा था उन्मत्त संथाल भीड़ उनका पीछा कर रही है, मृत बलाई की लाश लेकर। उन्हें पकड़ वे अर्थी उन्हीं के कंधों से टिका देंगे। हांफते पसीने से लथपथ जब डॉक्टर सिंह बोलपुर पहुंचे तो सब पैसेंजर गाड़ियां जा चुकी थी। पर मुझे तो अभी जाना है, उन्होंने फटे स्वर में कहा। अभी कोई गाड़ी नहीं जाएगी साहब, छोकरे स्टेशन मास्टर ने उस विक्षिप्त से व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में कहा। एक मालगाड़ी यार्ड में अवश्य खड़ी है, 8वें दिन कलकत्ता पहुंचेगी, चाहे तो उसी में चले जाइए। पर उसके व्यंग को ग्रहण करने की अवस्था भी शायद उनकी नहीं थी। धन्यवाद धन्यवाद कहता वो नित्य एयर कंडीशन गाड़ी में यात्रा करने वाला सुरुचि समृद्ध स्वामी चोरों की भांति इधर उधर देखता सचमुच ही मालगाड़ी के डिब्बे में बैठ गया। सहयात्री थे बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 2 पछाही बकरे और 4 गायें। सबने एक साथ चौंक कर उस डरे सहमे यात्री को देखा। फिर जुगाली करती बड़ी बड़ी करुण आंखों वाली गाय ने सींगों की स्वीकृति दे दी, जैसे सब कुछ जान गई हो। अंजर पंजर हिलाती मालगाड़ी चली। बकरों के साथ साथ वो भी धक्का खाकर गिरा। फिर तिकोनी खुली खिड़की पकड़कर बैठ गया। खिड़की के उसी छिद्र से वर्षों पूर्व के परिचित स्टेशन एक एक कर हाथ मिला गए। मुस्करा, बोनपास, तालित और फिर भेदिया। गीली घास और गोबर मिश्रित सुगंध उसे संसार की सर्वश्रेष्ठ सुगंध लगने लगी। अपने दोनों परिष्कृत रुचि के नथुने भींचकर उसने आंखें मूंद ली। पास खड़ा दड़ियल पछाही बकरा उसका घुटना चाटने लगा। शायद एक पशु ने दूसरे पशु को अब पहचान लिया था। हिलती मालगाड़ी के कंपन से टुनटुनाती गाय के गले की घंटियां बज रही थी। डॉक्टर सिंह को लगा वो किसी पवित्र देवस्थल में बैठे हैं और उसी मंदिर की नन्ही घंटियां बजने लगी हैं। मुझे ये दंड क्यों दिया प्रभो? 15 दिन पूर्व जवान बेटे की अर्थी पकड़ इस मूर्ख ने विधाता के न्यायालय में अपनी तर्कहीन नालिश की थी। जिसने जीवन भर कभी जन्मदाता का स्मरण नहीं किया, उसी नास्तिक संतान के कमज़ोर मुकदमे का निर्णय देने शायद वो न्यायप्रिय न्यायाधीश उसे इतनी दूर ले आया था। मृत्यु दंड सुनकर बहुत से अभियुक्त चेहरे पर स्वयं ही रुमाल बांध लेते थे। डॉक्टर सिंह ने अपने कांपते घुटनों में मुंह छिपा लिया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल एक कहानी बाय प्रीति आर्य को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और एक आपसे विनती है कि मुझे बंगला भाषा नहीं आती है, उसमें अगर बोलने में त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।